हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। अगर समय रहते कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए, सावधानियां बरती जाएं, तो बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता है और उससे बचा भी जा सकता है। और आज का हमारा विषय भी है अस्थमा से बचाव एवं सावधानियां, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, जो यहाँ वाराणसी के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के वेलुपुर वाराणसी के वहाँ के चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। जैसे डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है अस्थमा से बचाव एवं सावधानियां। जी, तो अस्थमा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अस्थमा से बचाव, अस्थमा होता क्यों है पहले ये जानना जरूरी है। अस्थमा ये होता है कि अस्थमा का जो एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो हमारी सांस नली होती है, सांस नलियों में एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। जैसे कोई भी एलर्जन वो होता है जो बाहरी कोई पार्टिकल हो या मौसम हो या विषाणु हो, जीवाणु हो, कुछ तरीके कोई भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो, डस्ट माइट्स हो, वो आपके गले की श्वसन नली में जाते हैं और उसकी जो वहाँ की जो नलियाँ हैं उनको इरिटेट करते हैं। वो इरिटेशन से क्या होता है, उसमें बार बार उसमें संकुचन होने लगता है और उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है। तो ये अस्थमा का ये मेन कारण है। तो मेन क्या है, ये ट्रिगर को जानना और इस ट्रिगर से बचना। वो ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं। किसी का ऑक्यूपेशनल हो सकता है। ऑक्यूपेशनल में क्या है, मान लीजिए कोई कोल माइन में काम कर रहा है, कोई सिलिका के उसमें स्टोन कटर है, कोई इस तरीके से काम कर रहा है, कहीं पोल्यूशन वाली जगह पे उसको काम करना पड़ रहा है, इंडस्ट्री वगैरह में है, उसको उससे बचना पड़ेगा, उस ट्रिगर से बचना पड़ेगा, तभी वो बच सकता है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल के साथ साथ क्या होता है कि इन्वायरमेंटल की जो इन्वायरमेंट की जैसे चेंज है, जैसे खासकर जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट जो है वो जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, उसी समय सबसे ज़्यादा वो परेशानी में आता है, क्योंकि उस समय वायरल डिजीजेज बहुत कॉमन हो जाते हैं और उस मौसम के चेंज की वजह से उसकी संकुचन और होने लगता है और उसको इस तरीके से ट्रिगर होता रहता है। तो अब कहीं न कहीं उससे भी उसको अपने को, जब मौसम का बदलाव होने लगे, उस मौसम के बदलाव के साथ साथ, जैसे अब सर्दी से गर्मी आ रही है, तो उस हिसाब से अपने को शरीर में उसी हिसाब से अपना कपड़ा वपड़ा पहना है उस तरीके से करे, खान पान अपना उसी तरीके से करे, साथ में जब गर्मी से सर्दी हो रही तो उस तरीके से चेंज को अपने करें। तीसरा, साथ साथ क्या है कि अपना योग प्राणायाम ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा वो इस तरीके की चीज़ करेगा, जितना अपने चेस्ट के एक्सपेंशन के लिए जितना एक्सरसाइज करेगा, उतना अच्छा उसका उसमें उस अस्थमा से वो बचा रह सकता है। एक बहुत बड़ी बात मैं इसमें कॉमन ये कहना चाहूँगा, लोगों को कम पता है कि जया जी की लोगों को मानसिक तनाव उसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक आता है। बहुत ज्यादा ये होता है कि बहुत ज्यादा खुशी मिल गई तो अस्थमा को उनको अटैक आ जाता है, और बहुत ज्यादा उनको दुख किसी तरीके से हुआ, उसकी वजह से भी, उस स्ट्रेस की वजह से भी, तनाव की वजह से भी उनको अस्थमा के अटैक आते हैं। तो इसलिए अपने को उन तनावों से थोड़ा दूर रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल देखभाल करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया एक्सरसाइज का, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या फिर अगर करना चाहिए तो किस तरह के एक्सरसाइज? ये भ्रांति है कि उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अस्थमा में जो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स जो होते हैं वो एकदम से इलास्टिक होते हैं, उसी में जो ऑक्सीजन जाता है, एयर जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, उसी में होता क्या है कि जब अस्थमा में हमारी जो कैपेसिटी होती है लंग की, वो काफ़ी कम हो जाती है। वो जब कम हो जाती है उसकी वजह से ही हमको बार बार अपनी बॉडी की जो डिमांड है हमारी ऑक्सीजन की, उसको पूरा करने के लिए बार बार श्वसन प्रक्रिया को तेज हो जाती है, वही सांस फूलना होता है, वही अस्थमा का एक मेन सिम्टम होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा दें। अगर हम लंग की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो हमारी सांस की प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी, हमारे अस्थमा का अटैक कम हो जाएंगे। ट्रिगर्स के भी आप कभी कभी एक्सपोजर के हो जाने के बावजूद भी आप जो है अस्थमा के अटैक से बच सकते हैं। तो इसलिए इसमें प्राणायाम, जो योग का अनुलोम विलोम, ठीक है ना, कपालभाति जो होता है इनका, और जितने भी चेस्ट के आते हैं, जैसे गुब्बारा फुलाना होता है ना, शंख बजाना, ये भी एक बहुत बड़ा एक चेस्ट का जो है और लंग्स का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। आप इसको करें तो इसलिए कर सकते हैं। बस ये कि अगर आप अस्थमेटिक, आपको उस समय एक्यूट अटैक के दौरान में हैं तो उस समय अवॉइड करें कि आप एक्सरसाइज कोई ना करें। और दूसरा, जैसे मौसम के हिसाब से भी अपने को एडजस्ट करके चले, जैसे अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है या चेंज ऑफ वेदर वाला चल रहा है, तो इसमें क्या करें कि आप बाहर निकलें तो अपने को मास्क वगैरह लगा के निकलें, थोड़ा सा अपने को कान वान ढक के निकलें। तो ये चीज़ का ध्यान रख के करें, लेकिन एक्सरसाइज करें, और वो भी खासकर
ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो अस्थमा में बहुत अच्छा योगदान करता है आपको उससे डॉक्टर बचाव साहब ये जानना चाहेंगे जो अस्थमा के पेशेंट होते जी। हैं अपना उनका डेली रूटीन कैसे रखना चाहिए, खान पान में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? जी, पहले तो उनको अपने जो ट्रिगर से बचने के लिए, क्योंकि ये पेशेंट के घर वाले या पेशेंट ही समझ सकता है। डॉक्टर्स कई बार आप कन्वर्सेशन पे हिस्ट्री निकालते समय कई बार आपको दे सकते हैं कि ये चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है। पहले तो आप ही को ध्यान देना पड़ता है मेरा ट्रिगर क्या है, मुझे किन चीज़ों से, कुछ क्या खान पान से, अब अगर घर में आपके पालतू कुत्ता है, पालतू बिल्ली है, उसकी वजह से उसके बाल के, अब सोचिए, अब आपको लग के सोच के अजीब लगेगा, उसके रोए से भी लोगों को एलर्जी होती है और उसकी वजह से अस्थमा का अटैक आता है। घर में आपको जो झाड़ू लगती है, डस्ट माइट्स होते हैं, उस झाड़ू और धूल की वजह से भी लोगों को अस्थमा का अटैक आता है। घर अगर आपका बहुत डैम्प है, जहां बहुत ज्यादा सीलन है, धूप ही नहीं जाती, उस जगह पे भी आपके रहने पे आपको अटैक आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप इन चीजों को ट्रिगर से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा भी लोग कहते हैं कि अस्थमा जो होता है वंशानुगत होता है, तो ये कितनी हद तक सही है? जी, काफी कुछ 50% योगदान कहीं न कहीं आपके वंशानुगत होने का होता है। फीमेल्स में ये देखा जाए तो ये कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, और वंशानुगत होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वंशानुगत ही हो, ये एक बात है। लेकिन फैमिली हिस्ट्री है तो उसके चांस ज़्यादा है कि आपको अस्थमा हो सकता है। इसलिए अस्थमा के आप जो एक्सरसाइज है और उससे जो रहन सहन वाली चीज़ें हैं उनसे आप करें, और अपने खाने में आप थोड़ा, जैसे आप चेंज ऑफ वेदर के हिसाब से ठंडी चीज़ें नहीं लीजिए, फ्रेश फूड लीजिए। अपने वेजिटेबल्स को जो है वो अपना जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है, वो आपके अस्थमा के अटैक को कम करने में बहुत हेल्प करता है। खाने में अपने जो कोल्ड चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे आपका बहुत, जब भी मौसम ठंडा हो रहा है, दही है, बहुत आपकी ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए। फ्रेश फूड लीजिए और डाइट अपना कंप्लीट रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनसे लोग थोड़े सा दूरी बना के रखते हैं, दूरी बनाते हैं, तो ये क्या एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये लोगों के दिमाग में अक्सर भ्रांति है। ये जो है ऐसा कुछ नहीं है। अस्थमा का जो मरीज है वो दूसरे को कभी भी अपनी मर्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इसलिए इस तरीके की कोई भी अस्थमा के पेशेंट के साथ आप दुर्व्यवहार ना करें, उसके साथ सिंपैथी रखें, और उससे आप टच में रहने पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए सुरक्षित रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो दर्शकों, जैसा हम बताना चाहेंगे आपको कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अस्थमा के पेशेंट से ऐसे दूरी बनाने से ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास रहेंगे तो हमें वो बीमारी फैल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। और आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मनुष्य की जो काया है वही उसकी शक्ति है, जो इसे समझ पाए वही समझदार व्यक्ति है। तो डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे, आप एक होम्योपैथ के सीनियर डॉक्टर हैं, तो ऐसे बोलते भी हैं कि अस्थमा जो होती है बीमारी वो एक लाइलाज बीमारी है, मतलब दम के साथ ही जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या होम्योपैथी में इसका कोई परमानेंट इलाज है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप होम्योपैथी इसीलिए ही पॉपुलर है कि किसी भी रोग को जड़ से खत्म करती है। ये लोगों के दिमाग में है और सही भी है। होता क्या है, आप पहले ये चीज़ को जाने कि दमा होता क्या है, कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उस ट्रिगर से बचे और अपने एक्सरसाइज वगैरह को ऐड करें। होम्योपैथी जो होती है वो किसी मर्ज का इलाज नहीं करती, वो संपूर्ण बीमारी को आपके लक्षण है उनके हिसाब से उसका निदान करती है। बस लक्षणों के हिसाब से कुशल जो उसका होम्योपैथिक क्वालिफाइड, मैं बार बार ये कहूँ, क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक होना चाहिए। वो आपके लक्षणों के हिसाब से, लक्षणों में इसमें दो तरीके की चीज़ होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है और एक होता है एक्यूट। जैसे किसी को एक्यूट अस्थमा का अटैक पड़ा है तो उसके लिए हमारे यहाँ आर्सेनिक, बेलाडोना, इस तरीके से कई दवाइयाँ जो आती हैं जो उस एक्यूट फेज को आपके उस समय लेते हैं तो आपका वो चीज़ क्योर हो जाता है। लेकिन एक होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, आपके मानसिक सोच के हिसाब से, आपको सुन के लगेगा आप क्या पसंद करते खाने में, क्या ना पसंद करते हैं, है ना, कैसा आप सोचते हैं, क्या आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, पानी की प्यास कैसी रहती है, नींद कैसी रहती है, इन सारी चीज़ों को अस्थमा के सिम्टम के साथ, इन चीज़ों को जब हम लेके कंप्लीट, जब हम उसका पिक्चर निकालते हैं और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से अपनी मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बेस पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो क्योर भी हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बस अपने थोड़ा सा
चीज़ों का ध्यान रखें, ट्रिगर से थोड़ा बच के भी रहे और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जैसे होम्योपैथी में लोग कहते हैं कि ये दवा स्लो काम करती है, स्टार्टिंग में पहले बीमारी को बढ़ाती है जी, और ये काम भी थोड़ा स्लो करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात, दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। जो हमारे पास, जो होम्योपैथ के पास जनरली केस आते हैं वो क्रोनिक केस आते हैं, जो लंबी बीमारी वाले, लगभग असाध्य होते हैं और काफ़ी जगह से होने के बाद तब हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे जब केस जब हमारे पास आते हैं, जब आप इस स्टेज में आते हैं और आप समय नहीं देंगे, आप चाहेंगे पथरी आपकी गल जाए, आपका स्टोन गल जाए, आपका जो है रसौली गल जाए, ट्यूमर आपका गल जाए, और आप चाहेंगे कि आपको बस आपने इधर दवाई आपने लिया और ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम दवा दे रहे हैं। एक तो ये हुआ क्रोनिक केस में आपको समय देना पड़ेगा और उस समय के हिसाब से, वो लंबी बीमारी है तो लंबे समय में ही ठीक होगा। दूसरी एक्यूट केस में अगर उन सिम्टम्स के हिसाब से अच्छी मेडिसिन अगर सही से सेलेक्ट की जाए तो वो प्रॉम्प्ट रिलीफ देती है। ऐसा कुछ नहीं है स्लो है फास्ट है, ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना सकें? बस स्वास्थ्य की बात चली है तो मौसम के हिसाब से अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपने, जैसे अभी अस्थमा के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं अस्थमा की अगर बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा विषय यही है, तो इसमें जो है अपने ट्रिगर का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम इस तरीके की, या गला चोक हो रहा है, या आपको लगता है कि आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपने पास के चिकित्सक को जाके दिखाएं। वो आपकी कुछ बेसिक उसमें टेस्ट कराएंगे कि कहीं आप अस्थमेटिक तो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ब्लड के टेस्ट कराएंगे, कुछ एक्सरे कराएंगे, हो सकता है स्पायरोमेट्री करके एक लंग्स का फंक्शन टेस्ट होता है, वो आपका कराएंगे। उससे आपका वो क्लियर कर लेते हैं वो आप अस्थमेटिक हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर अस्थमेटिक हो रहे हैं तो उसकी प्रॉपर होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं, उसको कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के अंतर्गत आप लेते रहें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और विशेषकर प्राणायाम, योग को विशेष अपने डेली के रूटीन में आत्मसात कर लें। आप स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल अपनी एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ स्वस्थ जीवन जीते रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।